Assalamualaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will discuss hurt, its kinds and punishments. ये chapter 16 of PPC में provided है and that chapter is related to offences affecting the human body. अब उसका जो पहला पार्ट था वो कत्ल मर्डर से रिलेटेड था. ये सेकंड पोर्शन में हर्ट है कि किसी को अगर आपने कत्ल नहीं किया लेकिन उसकी बॉडी को किसी किस्म की हर्ट पहुंचाई है, सो ये सारा उससे रिलेटेड है. अब हर्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 332 में प्रोवाइडेड है. सब सेक्शन 1 section states whoever causes pain, harm, disease, infirmity or injury to any person or impairs, disables, disfigures, defaces or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt. ये बड़ी ब्रॉड डेफिनेशन है. अब इसमें सारी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा करके बता दिया है. अगर इसको इन शॉर्ट करें कि किसी भी दूसरे बंदे की बॉडी को आप किसी किस्म की हर्ट पहुंचाते हैं, उसके किसी जिस्म के हिस्से को अलग करते हैं, उसके किसी जिस्म के हिस्से की सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं, उसके किसी जिस्म के हिस्से को आप कमज़ोर कर देते हैं, उसमें कोई बीमारी डिज़ीज़ आपके इससे हर्ट की वजह से कॉज हो रही है, सो ये सब कुछ हर्ट कहलाएगा. ये ब्रॉड डेफिनेशन है. इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें कि किसी दूसरे बंदे की बॉडी को किसी किस्म की हार्म या इंजरी पहुंचाना हर्ट कहलाता है अंडर पीपीसी. अब इसकी जो काइंड है इसी सेक्शन में सेक्शन 332 की सब सेक्शन 2 में बताया गया. अब हर्ट की यहाँ पे पीपीसी में 5 काइंड्स बता दी गई हैं. नंबर 1 इतलाफ़ उद्व, नंबर 2 इतलाफ़ सलाहियत उद्व, then shajja, jara and the last one is all kinds of other hurts, यानी और भी किसी किस्म की जो हर्ट्स हैं वो उसमें आ जाती हैं. सो ये 5 मेन काइंड्स हैं पीपीसी में हर्ट की बताई गई. अगर हम इसकी पहली काइंड इतलाफ़ उद्व को देखें, ये सेक्शन 333 में प्रोवाइडेड है. जो नेक्स्ट सेक्शन है, whoever dismembers, amputates, severs any limb or organ of the body of another person is said to cause इतलाफ़ उद्व. अभी इसमें ये कहा गया है कि कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे के जिस्म के किसी ऑर्गन को, किसी लिम्ब को, किसी हिस्से को उसके जिस्म से काट दे, अलग कर दे, जुदा कर दे, तो इसको कहते हैं उसने इतलाफ़ उद्व कमिट किया है. यानी उसके जिस्म के किसी मसलन किसी का आप हाथ काट दें, फिंगर काट दें, बाजू काट दें, किसी का आप ईयर काट दें, नोज़ काट दें, लेग काट दें, जिस्म के किसी भी हिस्से को उसके जिस्म से अलग कर देना, अगर आप ये किसी ने कॉज किया तो इसको इतलाफ़ उद्व कहते हैं. अब इसकी जो पनिशमेंट है वो नेक्स्ट सेक्शन 334 में प्रोवाइडेड है. अब यहाँ पे पनिशमेंट बताने से पहले, क्योंकि ये आगे कुछ टर्म्स जो पनिशमेंट्स आएंगी हर्ट की उसमें बताई गई हैं, उनको पहले समझना ज़रूरी है. नंबर 1 किसास. किसास क्या होता है? क्योंकि ये बार बार ये पनिशमेंट में जब ये हम आगे चल के पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स की पनिशमेंट्स, तो उनमें ये टर्म्स बार बार आनी है. किसास ये होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ हर्ट आपने उसको पहचानी है जिसने कोई हर्ट पहुंचाई है, उसी तरह की हर्ट सेम मैनर में आपने देनी है. इसको कहते हैं किसास. किसी ने किसी का हाथ काटा तो उसका हाथ काट दिया जाए, ये किसास होगा. उसके बाद फिर एक टर्म आएगी, आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, दियत. दियत क्या होती है? दियत, अब ये कत्ल के पोर्शन में ज़्यादा ये पनिशमेंट यूज़ होती है. इसमें ये होता है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर, उसके इक्वल जो मनी बनेगी ना वो विक्टिम को देनी होती है कत्ल के केसेस में. उसको कहते हैं दियत. अब ये दियत की अमाउंट जो है हर साल फेडरल गवर्नमेंट फ़िक्स कर देती है कि ये अगले साल में दियत की अमाउंट इतनी होगी. देन नेक्स्ट वन अर्श. अब ये अर्श क्या होती है? अर्श ये होती है कि ये एक कंपनसेशन है जो कि ऑफेंडर ने, जिसने वो हर्ट पहुंचाई है, वो विक्टिम को देता है. और ये अर्श की कितनी कंपनसेशन की अमाउंट होगी वो इस चैप्टर में ही बताया गया आगे आगे चल के, कि 1/3 ऑफ दियत होगी, हाफ ऑफ दियत होगी, 1/4 ऑफ दियत होगी. सो ये अर्श की अमाउंट जो कंपनसेशन है वो इस चैप्टर में ही बता दिया जाएगा.
नेक्स्ट वन आती है दमान। अब ये दमान क्या होता है? दमान भी एक कंपनसेशन है, लेकिन ये चैप्टर नहीं आपको बता रहा है, ये कोर्ट ने डिटरमिन करनी होती है कि कितनी अमाउंट एज कंपनसेशन ऑफेंडर ने विक्टिम को देनी है। सो अर्श चैप्टर ही हमें ये बता रहा है कि इतनी इतनी होगी, बट दमान जो है वो कोर्ट ने डिटरमिन करनी। नेक्स्ट, अब जी इसकी इतलाफ़ उद्व, अब हमें ये थोड़ा सा ना समझने में आसानी हो जाएगी पनिशमेंट्स को। इतलाफ़ उद्व की पनिशमेंट सेक्शन 334। अब इसमें ये कहा गया, हु एवर बाई डूइंग एन एक्ट विद इंटेंशन ऑफ देयर बाई कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, यानी पहली बात उन्होंने कह दिया कि ये ज़रूरी है कि उस बंदे की इंटेंशन हो कि उसने यानी अगर कोई किसी ने किसी का हाथ काटा है, बाजू काटा है, तो इंटेंशन उसकी प्रेजेंस होनी वहाँ पे ज़रूरी है। और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली देयर बाई टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन, या दूसरी बात उन्होंने ये कह दिया है कि पनिश करने के लिए या तो उसकी इंटेंशन हो या उसको नॉलेज हो कि जो ये एक्ट कर रहा है उससे उसका जिस्म का कोई हिस्सा अलग हो जाएगा। इन दो सूरतों का के बाद शैल इन कंसल्टेशन विद द ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर बी पनिश्ड विद किसास। पहली तो उन्होंने बता दी कि किसास है इसकी पनिशमेंट, लेकिन मेडिकल ऑफिसर के साथ कंसल्ट करना है। अब किसास का मतलब ये होता है कि सिमिलर काइंड ऑफ आपने हर्ट देनी है, सेम मैनर में देनी है। फॉर इंस्टेंस अगर जो ऑफेंडर है उसने ये इतलाफ़ उद्व से हो गया, उसने किसी का बाजू काट दिया, अब आपने भी एज किसास उसका बाजू ही काटना है, प्रूव हो गया कि इसके जी इसने किया है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ऑफेंडर उसको कोई खुद डिजीज़ है, फॉर इंस्टेंस वो शुगर पेशेंट है या उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसका ब्लड नहीं रुक सकता, तो अगर आप उसका हाथ काटेंगे तो ऑब्वियसली, या उसका बाजू काटेंगे जो भी उसने काटा था, सो उसका तो ब्लड नहीं रुकेगा, या उसको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे तो किसास का मतलब तो ये होता है कि सेम हर्ट उसको देनी है, बट उससे ज़्यादा नहीं देनी। अगर आपने उसका बाजू काट दिया और उसकी वजह से डेथ हो गई, सो ऑब्वियसली वो तो एक्सटेंड कर जाएगा उसकी पनिशमेंट, उसकी तो मौत वाक़ई होगी है। सो मेडिकल ऑफिसर से ये कंसल्ट करके ही किसास दी जाती है कि हाँ जी अब इसका ये किसास एग्जीक्यूट हो सकती है इस बंदे पे या नहीं हो सकती। पहली बात आ गई किसास, इतलाफ़ उद्व की सज़ा। एंड इफ़ द किसास इज़ नॉट executable keeping in view the principle of equality in accordance with the injunction of Islam। लेकिन अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर उस पर किसास आपने एग्जीक्यूट की तो वो उसकी डेथ हो सकती है, या कोई भी और रीज़न की वजह से जो किसास है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। फिर अगर किसास एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो फिर क्या पनिशमेंट है? द ऑफेंडर शैल बी लाइबल टू अर्श, यानी उसको अर्श की सज़ा होगी पहली कि उसको कंपनसेशन देना पड़ेगी ऑफेंडर को। एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एज ताज़ीर। तो उसको अर्श की सज़ा होगी, उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी ऑफेंडर को, प्लस उसको 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बेयर एक्ट से इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि बातें क्लियर हों। अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे ये कह दूँ कि जी उसको अर्श की सज़ा होगी, उसको 10 साल की सज़ा होगी, मेरा काम यहाँ पे पूरा नहीं होगा। क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ कि आप बेयर एक्ट को पढ़ो, बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ो। आपने अब जब वकालत करनी है तो सारी ज़िंदगी फिर आपने इन बेयर एक्ट्स को ही पढ़ना है, इनकी कमेंट्रीज़ में कोई पढ़ना है। हमारा जो लॉ है वो लॉजिक बेस्ड है, उसमें हर वर्ड के मीनिंग है। अगर थोड़ा सा वर्ड इधर उधर हो जाए तो मीनिंग ही पूरे सेंटेंस के चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेरा इस सेक्शन की पनिशमेंट को भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी रीज़न है। अब ये देखें तो जो उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो उसको इम्प्रिजनमेंट होनी है ना, वो इम्प्रिजनमेंट 2 किस्म की हो सकती है, या तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी या उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी। सिंपल का मतलब ये होता है कि उसने कोई काम कूम नहीं करवाते, बस वो कैद में रहता है। बट जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है उसमें कोई ना कोई उससे काम वगैरह करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है
मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी ये कोर्ट ने, इसका मतलब ये है कोर्ट ने सर्कमस्टांसिस को देखना है केस के कि इसने किन हालात में किया। अगर तो उसका ऑब्वियसली बहुत उसने जस्टिफाई तो ये एक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी किन किन सिचुएशन में आके उसने ये एक्ट किया है उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि सिंपल होगी या फिर रिगरस होगी और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी। अब जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक दे सकती है। ज़रूरी नहीं कि पूरी 10 साल ही दे, 5 साल दे दे, 6 साल दे दे, 7 साल दे दे, ये डिपेंड करता होता है केस के सर्कमस्टांसेस पे। तो ये थी पनिशमेंट ऑफ इतलाफ़ उद्व की। अगर किसी ने किसी दूसरे बंदे के जिस्म के किसी हिस्से को अलग कर दिया उसके जिस्म से, तो उसको किसास नंबर 1 अगर एग्जीक्यूट ना हो सकती हो तो फिर अर्श, और तीसरी बात प्लस उसको साथ 10 साल तक की रिगरस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है। अब यहाँ पे मैं एक बात और कर दूँ, मैंने इसी लेक्चर में शुरू में ये कहा था कि अर्श जो होता है ये इस चैप्टर में प्रोवाइडेड है कि उसकी कितनी अमाउंट उसको एज कंपनसेशन देगा विक्टिम को ऑफेंडर। लेकिन अब ये अर्श प्रोवाइडेड कहाँ पे है? देखें, लॉ को पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा हमें अपने माइंड को अप्लाई करना पड़ता है। अब सेक्शन 299 इस चैप्टर के शुरू में डेफिनेशंस दी गई हैं। अब उसमें जो डेफिनेशन है उसमें अर्श की डेफिनेशन सेक्शन 299 इसके बी में प्रोवाइडेड है, मैं वो पढ़ता हूँ। अर्श मीन्स द कंपनसेशन स्पेसिफाइड इन दिस चैप्टर टू बी पेड टू द विक्टिम और हिज हेयर्स अंडर दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर ने स्पेसिफाई करना है कि अर्श देना है। अब यहाँ पे इस सेक्शन में इसकी पनिशमेंट में इतलाफ़ उद्व की में कोई बताया नहीं गया कि वो कितने अर्श की मिकदार होगी, 1/2 होगी, 1/3 होगी, 1/4 होगी ऑफ दियत, कितनी मिकदार है वो नहीं बताया गया ये। लेकिन अगले जो सेक्शंस आएंगे कुछ, उनमें अर्श की जो अमाउंट कितनी पे की जानी है वो स्पेसिफिकली मेंशन होगा। सो यहाँ पे अर्श की नहीं कोई भी बताई गई कितनी अमाउंट होगी। सो ऑब्वियसली कोर्ट गिविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस उसको डिसाइड करेगी कि अर्श कितनी होगी। पहली काइंड इतलाफ़ उद्व। नाउ द नेक्स्ट वन, सेक्शन 335 इतलाफ़ सलाहियत उद्व। Whoever destroys or permanently impairs the functioning power or capacity of an organ of the body of another person, सिंपल सी बात आ गई कि कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे की बॉडी के किसी ऑर्गन की पावर, उसकी कैपेसिटी, उसकी सलाहियत को अगर ख़त्म कर देता है। फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने दूसरे को पंच मारा, उसके कान पे लगा, उसकी हेयरिंग की सलाहियत चली गई, तो क्या होगा? ये इतलाफ़ सलाहियत उद्व होगा। परमानेंटली उसकी ये ख़त्म होगी पावर, अब वो सुन नहीं सकता। किसी के नाक पे मारा, उसकी स्मेल की चली गई। सो किसी के हाथ को आपने इस तरह की उसने ज़रा पहुंचाई है कि वो हाथ काम करना छोड़ गया। जो भी आप हाथ से काम ले सकते हो वो आप नहीं परफॉर्म कर सकते, तो क्या उसने कॉज किया? इतलाफ़ सलाहियत उद्व, यानी उसकी वो कैपेसिटी, सलाहियत वो ख़त्म हो जाए। और कॉजेज परमानेंट डिसफिगरमेंट इज सेड टू कॉज इतलाफ़ सलाहियत उद्व, या परमानेंट मुस्तकिल उस उज़्व की, उस ऑर्गन की जो है डिसफिगरमेंट हो जाए, तो इसको भी इतलाफ़ सलाहियत उद्व कहते हैं। यानी किसी भी ऑर्गन की अगर सलाहियत ख़त्म हो जाए तो इतलाफ़ सलाहियत उद्व। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 336 में प्रोवाइड की गई है। इसकी पनिशमेंट और इतलाफ़ उद्व की पनिशमेंट सेम है, यानी किसास अगर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती तो अर्श, और अर्श के साथ साथ उसको अप टू 10 ईयर्स रिगरस या सिंपल इसको पनिश किया जाएगा ऑफेंडर को जो इतलाफ़ सलाहियत उद्व कॉज करेगा। सो 2 काइंड्स होगी, इतलाफ़ उद्व, इतलाफ़ सलाहियत उद्व। नाउ द थर्ड काइंड ऑफ हर्ट, दैट इज़ शज्जा। ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 337 में। इसकी डेफिनेशन देखें, वो सब सेक्शन 337 सेक्शन सब सेक्शन 1 में इसकी डेफिनेशन शज्जा की बताई गई है कि शज्जा होता क्या है। Whoever causes on the head or face, यानी हेड और फेस,
of any whoever causes on the head or face of any person any hurt which does not amount to इतलाफ़ उद्व और इतलाफ़ सलाहियत उद्व is said to cause शज्जा। यानी किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे के सर और चेहरे पे, फेस पे कोई हर्ट कॉज की है जो कि ना तो सलाहियत, ना तो इतलाफ़ उद्व है, ना तो इतलाफ़ सलाहियत उद्व है, तो वो क्या होगी, वो शज्जा कॉज होगी, वो शज्जा कहलाएगी। सब सेक्शन 2 जो है वो शज्जा का सेक्शन 337 का, उसमें काइंड्स बताई गई हैं कि शज्जा की कितनी काइंड्स हैं। यहाँ पे शज्जा की 6 काइंड्स बताई गई हैं जो कि शज्जा खफीफ़ा, मुदीहा, हाशिमा, मुनाकिला, अम्मा, दमीगा, 6 काइंड्स हैं। अब इनको आपने याद करना है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, LLB के हों, जुडिशरी के हों या फिर लॉ गेट का हो, उन सब में इन काइंड्स में से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब ये जो 6 काइंड्स हैं इनको एक्सप्लेन नेक्स्ट सब सेक्शन 3 में एक्सप्लेन किया गया, हर एक ये काइंड को जिस तरह ये 6 काइंड्स हैं, हर जैसे जैसे किसी ज़रब की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है उसी तरह उसकी पनिशमेंट भी इन 6 काइंड्स में बढ़ती जाती है। वो हम आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि इसकी पनिशमेंट 337A में बताई गई हैं। अब मैं पनिशमेंट्स को भी साथ ही लेके जाता जाऊंगा। सो सब सेक्शन 3 में बताया गया है, इन काइंड्स को एक्सप्लेन किया गया कि कौन सी ज़रब क्या होगी। सबसे पहले शज्जा खफीफ़ा कौन सी होगी, विदाउट एक्सपोजिंग बोन ऑफ द विक्टिम, यानी कोई ऐसी इंजरी कॉज किया, कोई ऐसी ज़रब लगाई है जिससे बोन एक्सपोज नहीं हो रही, अभी वो बोन तक इंजरी एक्सटेंड नहीं की, तो वो क्या होगी, मामूली सी ज़रब होगी, थोड़ी सी स्किन रप्चर हो गई है लेकिन बोन नज़र नहीं आ रही, वो शज्जा खफीफ़ा होगी। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है 337A में बताई गई है। साथ साथ मैं इसकी पनिशमेंट्स भी करता जाता हूँ। shall be liable to daman and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। यानी इसकी जो शज्जा खफीफ़ा है क्योंकि मामूली सी है, इसकी जो पनिशमेंट है वो दमान होगी। दमान मैंने ऑलरेडी बताया कि ये कोर्ट ने डिटरमिन करनी होती है कि कितनी कंपनसेशन दी जाएगी, प्लस उसके साथ साथ उसको 2 साल तक की ईदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी। सो शज्जा खफीफ़ा। नेक्स्ट वन शज्जा मदीहा। अब इसमें पहली में बोन एक्सपोज नहीं हो रही थी, इसमें देखें बाई एक्सपोजिंग एनी बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट कॉजिंग फ्रैक्चर, यानी इसमें जो ज़रब लगी पहली में बोन नहीं एक्सपोज हुई थी, इसमें बोन तो एक्सपोज होगी बट फ्रैक्चर नहीं हुआ, यानी जो ज़रब लगी है उसकी वजह से जो बोन है, हड्डी है, वो नज़र आना तो शुरू हो गई है बट फ्रैक्चर नहीं हुई, तो ये कौन सी होगी, ये शज्जा मुदीहा होगी। अब इसकी जो पनिशमेंट दी गई है शज्जा मुदीहा टू एनी पर्सन 337(2) में A2 किसको कहते हैं, शज्जा मुदीहा टू एनी पर्सन शैल इन कंसल्टेशन विद द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर बी पनिश्ड विद किसास एंड इफ़ द किसास इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल shall be punished with अर्श which shall be 5% of the दियत। अब यहाँ पे अर्श को उन्होंने डिटरमिन कर दिया कि अर्श कितना होगा। शज्जा खफीफ़ा में सिर्फ दमान थी, यहाँ पे शज्जा मुदीहा में उन्होंने कह दिया कि या तो उस बंदे को किसास दी जाएगी, लेकिन अगर किसास एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो उसको अर्श दी जाएगी जो कि 5% ऑफ दियत होगा। अब 5% ऑफ दियत मींस, दियत को भी हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो हर साल फेडरल गवर्नमेंट दियत की अमाउंट फिक्स करती है। फॉर इंस्टेंस आजकल आई थिंक 22 लाख समथिंग चल रही है, तो 22 लाख को हम लेके चलते हैं तो उसका 5% एज अर्श कंपनसेशन दी जाएगी ऑफेंडर की तरफ से विक्टिम को। एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद imprisonment of either description which may extend to 5 years, प्लस उसको 5 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की सज़ा दी जा सकती है मुदीहा में। सो इंटेंसिटी जैसे ही इंजरी की बढ़ी उसकी सज़ा भी बढ़ गई, शुरू में कम थी 2 साल तक की थी, यहाँ पे 5 साल तक की, वहाँ पे सिर्फ दमान था, यहाँ पे 5% ऑफ दियत एज अर्श भी है। नेक्स्ट अब इंजरी पे आए, बाई फ्रैक्चरिंग द बोन ऑफ द विक्टिम विदाउट डिसलोकेटिंग इट। ये अब इंजरी और ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। पहली में क्या था
कि बोन एक्सपोज ही नहीं हो रही थी, दूसरी में बोन एक्सपोज हुई बट वहाँ पे फ्रैक्चर नहीं हुआ था, तीसरी में उन्होंने कहा कि इंजरी यहाँ तक गई कि फ्रैक्चर हो गया बोन का बट डिसलोकेटिंग इट, ये लेकिन वो जो हड्डी है वो डिसलोकेट नहीं। फॉर इंस्टेंस ये एक बोन है, इस पे अगर हम ज़ोर से मारेंगे तो ये यहाँ तक अगर टूट जाएगी तो ये एक फ्रैक्चर है, लेकिन ये दो हिस्सों में नहीं हो रहा, ये अपनी जगह से जो बोन है वो डिसलोकेट नहीं हो रही, हिल नहीं रही, वो अपनी जगह पे ही है। सो ये तीसरी काइंड में चला जाएगा शज्जा हशीमा में। अब इसकी पनिशमेंट 337A3 में बताई गई है, शैल बी लाइबल टू अर्श विच, अब यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्चर कॉज हो गया तो 10% ऑफ दियत, अर्श जो देना है उसको 10% ऑफ दियत का होगा। पिछली जो थी हमारी उसमें 5% ऑफ दियत था, यहाँ पे 10% ऑफ दियत एज अर्श कंपनसेशन दी जाएगी, प्लस 10 ईयर्स तक की, 10 साल तक की उसको ईदर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी। सो ये थी शज्जा हशीमा। ये 3 काइंड्स हो गई। अब चौथी काइंड, by causing fracture of the bone of the victim and thereby the bone is dislocated is said to cause शज्जा मुनाकिला। अब ये मुनाकिला उससे भी आगे बात बढ़ गई। पहली में, इससे पिछली में हमने पढ़ा कि बोन फ्रैक्चर हुई लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, लेकिन इसमें बोन फ्रैक्चर भी हुई और डिसलोकेट भी होगी, दो हिस्सों में अगर हो गई है, अपनी जगह से बोन हिल गई है, इसको कहते हैं डिसलोकेट होना। तो ये काम इंटेंसिटी जो है इंजरी की वो बढ़ गई, पिछली में तो सिंपल फ्रैक्चर था, इसमें साथ डिसलोकेट भी हो गई। अब इसकी जो पनिशमेंट बताई गई है वो 15%, 337A4 में बताई गई है। इसमें 15% ऑफ दियत एज अर्श कंपनसेशन प्लस 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। जैसे जैसे ज़रब की इंटेंसिटी बढ़ी उसी तरह पनिशमेंट भी हम बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, बाई कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ स्कल ऑफ द विक्टिम सो दैट द वूंड टचेज द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन इज सेड टू कॉज शज्जा अम्मा। अब ये यहाँ पे देखें कि इसमें ये कह रहे हैं कि जो स्कल है, ह्यूमन स्कल है, हमारी जो ये खोपड़ी है, इस पे कोई ज़रब लगी, उसकी वजह से स्कल फ्रैक्चर हो गया और जो इंजरी थी वो टच कर रही है मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन, यानी वो जो झिल्ली है ना दिमाग की, उस तक वो पेनिट्रेट कर गई है इंजरी, उसको टच कर रही है, दिमाग की जो ऊपर मेम्ब्रेन्स है, जो झिल्ली है, उस तक को वो टच कर रही है, तो ये क्या होगी, शज्जा अम्मा होगी। देखें बढ़ गई ना इंटेंसिटी, पिछली में फ्रैक्चर था, डिसलोकेट हो रहा था, अब ये स्कल की आगे शुरू हो गई हैं, आखिरी दो स्कल की हैं, अम्मा और दमीगा। अब इसमें जो 337A5 में इसकी पनिशमेंट दी है, ये अब बढ़ के 1/3 ऑफ दियत एज अर्श, पिछली में क्या था 15%, इसमें 1/3 ऑफ दियत यानी 22 लाख का 1/3 कर लें, वो एज अर्श दिया जाएगा, प्लस उसको 10 साल की ईदर डिस्क्रिप्शन की ईदर डिस्क्रिप्शन की उसको इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी। और द लास्ट वन जो है, बाई कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ द स्कल ऑफ द विक्टिम एंड दैट वुंड रप्चर्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन इज सेड टू कॉज शज्जा दमीगा। ये सबसे हाई इंटेंसिटी वाली ज़रब है कि पिछली में हमने देखा था कि फ्रैक्चर हुआ स्कल का और वो मेम्ब्रेन्स को जाके इंजरी ने टच किया, यहाँ पे उसने मेम्ब्रेन्स को, जो झिल्ली है दिमाग की, उसको भी रप्चर कर दिया, उसको भी फाड़ दिया, अंदर तक चली गई, तो इसको क्या कहेंगे, शज्जा दमीगा। ये इसकी पनिशमेंट 337A6 में बताई गई है। अब इसमें 1/2 ऑफ दियत यानी 22 लाख का हाफ कर लें, एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 22 लाख अगर इस साल में दियत की अमाउंट फिक्स की गई है फेडरल गवर्नमेंट से, तो उसका हाफ कर लें, 11 लाख होगी, वो एज़ दियत दी जाएगी, एज़ अर्श दी जाएगी विक्टिम को ऑफेंडर की तरफ से, प्लस 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन वो भी उसको अवॉर्ड की जाएगी। सो ये थी 6 काइंड्स ऑफ शज्जा, चेहरे पे या सर पे। पहली 4 चेहरे से इतनी उनकी इंटेंसिटी नहीं है, बट लास्ट 2 जो हैं स्कल से रिलेटेड, उनमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पे पनिशमेंट भी ज़्यादा आ गई। पहली में सिर्फ
बोन एक्सपोज ही नहीं हुई थी, दूसरी में बोन एक्सपोज हो गई लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ, तीसरी में फ्रैक्चर हो गया लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई, चौथी में फ्रैक्चर भी हुआ और डिसलोकेट भी हो गई, पांचवी में ये हुआ कि स्कल का फ्रैक्चर है जो कि मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन तक को टच करने लग गया, और लास्ट वन में जो उसने जो ये फ्रैक्चर हुआ था स्कल का, उसमें जो मेम्ब्रेन्स ऑफ ब्रेन है उसको भी रैप्चर कर दिया, उसको भी फाड़ के अंदर तक चली गई। तो ये थी शज्जा की काइंड्स और उसकी पनिशमेंट्स। द फोर्थ काइंड ऑफ हर्ट इज़ जरा, ये सेक्शन 337B में प्रोवाइडेड है। ये अब इसकी जो सब सेक्शन 1 है उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया। Section states whoever causes on any part of the body of a person other than the head or face a hurt which leaves a mark of the wound, whether temporary or permanent, is said to cause jara। यानी सर और शज्जा क्या था, सर और चेहरा, इसमें क्या आ गया, सर और चेहरे को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी में भी कोई एक ऐसा वुंड, कोई ऐसी इंजरी कॉज करो जिसकी वजह से जो मार्क है उसका टेम्परेरी या परमानेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम जरा कहते हैं, सर और चेहरे को छोड़ के बाकी पूरे जिस्म पे। ये जनरल डेफिनेशन थी। अब आगे सब सेक्शन 2 में जरा की 2 काइंड्स बताई गई हैं। नंबर 1 जायफ़ा, नंबर 2 गैर जायफ़ा। सो 337B जरा से सर और चेहरे को छोड़ के पूरी बॉडी पे, और आगे इसकी 2 काइंड्स हैं, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। सबसे पहले देखते हैं जायफ़ा। जायफ़ा प्रोवाइडेड है सेक्शन 337C में। Whoever causes jara in which the injury extends to the body cavity of the trunk is said to cause जायफ़ा। अब इसको जायफ़ा को सिंपल करके समझते हैं। देखें, हमारी बॉडी में यहाँ से शोल्डर से लेके लोअर पार्ट तक हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं। फॉर इंस्टेंस पसलियों के पीछे हमारा हार्ट है, फिर नीचे आ जाए थोड़ा सा तो हमारे लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, स्टमक है, उसके बाद लोअर पोर्शन में हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। सो यहाँ पे जायफ़ा में ये कहा गया है कि अगर कोई इंजरी एक्सटेंड हो के इन वाइटल ऑर्गन्स तक पहुँच जाए तो इसको हम उस इंजरी को जायफ़ा कहेंगे, जिसने ये कॉज किया उसने जायफ़ा कॉज किया। सिंपल वर्ड्स में तो यही है कि जो वाइटल ऑर्गन्स तक इंजरी एक्सटेंड हो गई इस पोर्शन में, उसको हम जायफ़ा कहते हैं। अब इसकी पनिशमेंट 337D में प्रोवाइडेड है। Whoever by doing any act with the intention of causing hurt to a person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person causes जायफ़ा। यानी 2 बातें यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर कट कह दी हैं कि जायफ़ा के लिए ज़रूरी है कि इंटेंशन भी हो या फिर उसको नॉलेज हो कि जो उसका एक्ट है उसकी वजह से इस किस्म की इंजरी कॉज हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी को नाइफ़ के साथ उसकी बेली में यहाँ पे अगर करें उसके, तो वो ऑब्वियसली वो अंदर तक ही जाएगा। शैल बी लाइबल टू अर्श विच शैल बी 1/3 ऑफ दियत। यहाँ पे भी अर्श बता दिया गया कि उसको अर्श की पनिशमेंट दी जाएगी, यानी वो कंपनसेशन पे करेगा विच वुड बी 1/3 ऑफ दियत। 22 लाख जो हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं उसका 1/3 वो पे करेगा ऑफेंडर विक्टिम को, एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 years एज ताज़ीर, और उसके साथ साथ 10 साल तक की ईदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट भी उसको दी जाएगी। सो अर्श विच इज़ गोइंग टू बी 1/3 ऑफ दियत प्लस अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट भी होगी। नेक्स्ट अब आ जाएँ, हमने ऊपर पढ़ लिया कि जो जरा है उसकी 2 काइंड्स हैं, जायफ़ा और गैर जायफ़ा। जायफ़ा हम कर चुके हैं जो कि वाइटल ऑर्गन्स तक अगर कोई इंजरी एक्सटेंड कर जाए। अब दूसरी काइंड आ जाती है विच इज़ गैर जायफ़ा। जैसे हम शज्जा पीछे पढ़ के हैं, चेहरे से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड, उसमें 6 फर्दर उसको डिवाइड किया गया था, उसकी क्लासिफिकेशन की गई थी। इसी तरह गैर जायफ़ा की भी आगे 6 डिफरेंट काइंड्स में इसको डिवाइड किया गया, विच आर दमीहा, बदीहा, मुतलाहिमा, मुदीहा, हाशिमा एंड मुनाकिला। अब मैं फिर वही कहूँगा कि इन टर्म्स के नाम आपने याद करने हैं हर हाल में।
हर एग्ज़ाम में किसी भी किस्म का हो, इसमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है। अब जैसे हमने पीछे शजा पढ़ा है, सेम वे ये गैर जायफ़ा को हम पढ़ेंगे, उसी तरह उसकी पनिशमेंट्स भी साथ साथ और इसकी टर्म्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको जो एक्सप्लेन किया गया है 337E का सब सेक्शन 3 में हर एक को एक्सप्लेन किया गया है। पहली वन दमीहा, ये इसमें भी उसी तरह जैसे जैसे ज़रब की इंटेंसिटी बढ़ेगी उसी तरह उसकी पनिशमेंट बढ़ती जाएगी। इन विच द स्किन इज़ रप्चर्ड एंड ब्लीडिंग अक्कर्स इज़ सेड टू कॉज दमीहा। सबसे छोटी ज़रब मामूली ज़रब, यानी स्किन सिर्फ रप्चर हुई है, कोई रगड़ भी आ सकती है जिसकी वजह से ऑब्वियसली अब स्किन की काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, स्किन रप्चर हुई है, हल्की सी फटी है और उसकी वजह से ब्लड जो है वो खून बहना शुरू हो गया, तो ये कौन सी इंजरी होगी? सबसे सिंपल कम इंटेंसिटी वाली, इसको दमीहा कहते हैं। अब इसकी जो पनिशमेंट बताई गई है, दमीहा टू एनी पर्सन शैल बी लायबल टू दमान एंड मे ऑल्सो बी पनिश्ड इम्प्रिजन ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर। इसकी सबसे थोड़ी सज़ा है, एक तो दमान की हो जाएगी कि कंपनसेशन कोर्ट डिटरमिन करेगी कि ऑफेंडर इतनी पे करेगा, प्लस अप टू 1 ईयर्स उसको इम्प्रिजनमेंट भी दी जाएगी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट वन, बाई कटिंग और इंसाइजिंग द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज बदीहा। अब पहली में तो ये था कि सिर्फ स्किन रप्चर हुई थी उसकी, फॉर इंस्टेंस ऊपर वाली सिर्फ लेयर ही एक रप्चर हुई थी। अब इसमें बाई कटिंग और इंसाइजिंग, यानी कोई कट लग जाए या कोई इंसाइजिंग का मतलब होता है कि कोई खुदा हुआ किसी किस्म का कोई ज़ख़म हो, यानी उसकी थोड़ी सी स्किन जो है वो कट हो गई है या उसमें कोई इस किस्म की खुदाई सी हो गई है, और किसमें? गोश्त में, लेकिन बोन एक्सपोज नहीं हुई, अभी यहाँ तक काम नहीं पहुँचा, बोन नहीं नज़र आ रही, बस कट सा है, तो ये क्या कहलाएगी? ये बदीहा कहलाएगी। अब इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी पनिशमेंट भी दमान प्लस अप टू 3 ईयर्स। अब ये इसकी जो पनिशमेंट्स बताई गई हैं 337F में बताई गई हैं। सो पहली में 1 ईयर तक थी, दमान प्लस 1 ईयर, इसमें आ गई दमान प्लस 3 ईयर्स। नाउ द थर्ड वन, दैट इज़ बाई लेसरेटिंग द फ्लैश इज सेड टू कॉज मुतलाहिमा। अब ये उससे आगे बात बढ़ गई कि वो जो ऊपर वाली 2 इंजरीज़ थी वो मामूली थी ऊपर वाली स्किन के लिए, ये अब फ्लैश गोश्त को बाकायदा काटा गया। लेसरेटेड वूंड जो होता है वो नॉर्मली विद शार्प एज वेपन ही आता है, लेकिन सिर्फ अगर लेसरेटेड वूंड है तो वो क्या होगा? मुतलाहिमा। अब इसकी जो पनिशमेंट है वो भी दमान प्लस 3 ईयर्स पनिशमेंट है। नेक्स्ट वन, बाई एक्सपोजिंग द बोन इज सेड टू कॉज मुदीहा। अब इसमें उससे भी आगे बात बढ़ गई कि जो वूंड था वो एक्सटेंड कर गया और बोन जो है वो नज़र आना शुरू हो गई, तो क्या होगा? मुदीहा होगा। अब इसकी पनिशमेंट है दमान प्लस 5 ईयर्स, क्योंकि बोन नज़र आना शुरू हो गई है, ज़रब की इंटेंसिटी बढ़ गई है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, बाई कॉजिंग फ्रैक्चर ऑफ ए बोन विदाउट डिसलोकेटिंग इट इज़ सेड टू कॉज हाशिमा। अब ये F5 में चला गया काम, यानी पहले में इससे पिछली वाली में था कि सिर्फ बोन एक्सपोज हुई थी, अब इसमें बोन का फ्रैक्चर हुआ है। जैसे हमने शजा में भी पढ़ा था कि बोन फ्रैक्चर हुई है बट डिसलोकेट नहीं हुई, अपनी जगह से नहीं हुई, तो इसको हाशिमा कहते हैं। अब इसकी पनिशमेंट भी दमान प्लस 5 ईयर्स है। और द लास्ट वन, बाई फ्रैक्चरिंग एंड डिसलोकेटिंग द बोन इज सेड टू कॉज मुनाकिला। तो जो लास्ट वन है उसमें बोन ना सिर्फ फ्रैक्चर हुई बट डिसलोकेट भी हो गई, 2 टुकड़े हो गए हड्डी के, अपनी जगह से ही वो हिल गई। ये मैक्सिमम है किसी की टांग पे, किसी की बाजू पे, सारा और हेड पे नहीं, बाकी पूरी बॉडी में। तो ये इसकी जो पनिशमेंट है दमान प्लस 7 ईयर्स है। सो इसमें भी जैसे जैसे इंटेंसिटी ज़रब की बढ़ी उसी तरह उसकी पनिशमेंट भी बढ़ती जाएंगी। सो पहली में क्या था? सिर्फ स्किन रप्चर हुई थी और ब्लड निकला था, दमीहा। दूसरी में क्या हुआ कि कटिंग, कुछ जो वूंड है वो थोड़ा सा उसने अंदर तक गया है ऊपर वाली स्किन को काट के, बट बोन एक्सपोज नहीं हुई। तीसरी में आ गया था लेसरेटेड वूंड है, शार्प एज वूंड है वो होगा मुतलाहिमा।
चौथी वन आ गई कि बोन एक्सपोज हो गई है। पांचवी में था कि फ्रैक्चर है बट बोन डिसलोकेट नहीं हुई। और लास्ट वन में आ गया कि बोन ना सिर्फ उस पर फ्रैक्चर हुआ बल्कि वो डिसलोकेट भी होगी। सो पनिशमेंट भी उस तरह बढ़ी गई। पहली में दमीहा +1 ईयर, फिर दमीहा +3 और सॉरी दमान +1 ईयर, सेकंड में दमान +3 ईयर, थर्ड वन में भी दमान +3 ईयर, देन दमान +5 ईयर्स, लास्ट वन में जाके आता है दमान +7 ईयर्स। सो ये थी गैर जायफ़ा। जर्रा की दो काइंड्स आ गई, नंबर 1 जायफ़ा और नंबर 2 गैर जायफ़ा। गैर जायफ़ा की आगे फर्दर 6 काइंड्स आ गई हैं। अब जो लास्ट काइंड है ऑफ हार्ट वो प्रोवाइडेड है सेक्शन 337L में। अब इसमें भी फर्दर दो बातें की गई हैं, ये अदर हर्ट है। सब सेक्शन 1 में क्या है, हु एवर कॉजेज हर्ट नॉट मैंशनड हेयर इन बिफोर, यानी जो इससे पहले हम जितनी हर्ट की काइंड्स पढ़ के आ रहे हैं ऊपर वाली चारों, उनमें अगर कोई हर्ट जो है ऐसी है वो किसी बंदे ने कॉज किया जो उन सारों में फॉल नहीं कर रही, उनमें मेंशन नहीं है, which endangers life or which causes the sufferer to remain in severe bodily pain for 20 days, यानी कोई ऐसी हार्म है जो कि पिछलियों में नहीं आ गई 4 काइंड्स में, लेकिन वो इस किस्म की डेंजरस किस्म की हर्ट है जिसकी वजह से उसको पेन रही फॉर 20 डेज़ और मोर, या 20 डेज से भी ज़्यादा, और रेंडर्स हिम अनेबल टू फॉलो द हिज ऑर्डिनरी परसूट्स फॉर 20 डेज और मोर, और उस हर्ट की वजह से वो 20 दिन या उससे भी ज़्यादा दिनों के लिए अपने जो नॉर्मल कोर्स में वो काम करता है, चलता फिरता है, जो भी वो काम करता है वो उनको परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि उसको हर्ट लगी हुई थी। shall be liable to daman and shall also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years। तो दमान +7 ईयर्स। अब ये बड़ी क्लियर कट से उन्होंने बात की है कि किसी को ऐसी इंजरी लगी है जो ऊपर फॉल नहीं की 4 में, लेकिन उस इंजरी की वजह से 20 दिन तक वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इस सूरत में दमान +7 ईयर्स की उसको पनिशमेंट किया जाएगा। अब जो 337L2 में बताई गई है सेकंड काइंड ऑफ अदर हर्ट में जो आ रही है, जो ऊपर चारों में फॉल नहीं कर रही थी, whoever causes hurt not covered by subsection 1 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with daman or with both। अब ये जो सी L2 हम इसको आम ज़ुबान में भी कहते हैं, ये सबसे इंटेंसिटी में कम होती है, यानी अगर किसी को आपने पंच किया है उसके कोई स्वेलिंग वगैरह हो गई है, इस किस्म की सबसे कम इंटेंसिटी वाली ये हर्ट है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि या तो सिर्फ दमान की कोर्ट उसको पनिश करेगी दमान के साथ, या उसको 2 साल की तक की सज़ा देगी, या फिर दोनों करेगी। ये कोर्ट ने ऑब्वियसली केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख के अवॉर्ड करनी होती हैं। ये जितनी भी पनिशमेंट्स हमने इतनी लेंथी आज पढ़ा है, उन सब में यही है कि ये जो अप टू 5 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन कहा गया, ये कोर्ट ने खुद सर्कमस्टांसेस को देख के डिसाइड करना होता है कि क्यों इसने ये कॉज की। फॉर इंस्टेंस गलती से हो गया है, या सडन फाइट हुई है, या उसका मोटिव क्या था, ये सारी चीज़ें कोर्ट देख के फिर क्वांटम ऑफ सेंटेंस को डिसाइड करती होती है। आई होप आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।